कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और कौन कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को उतारा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अनंतनाग पश्चिम से रफीक वानी बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और शोपिया से जावेद अहमद बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। रामबन से राकेश ठाकुर कैंडिडेट होंगे। पंपौर से शौकत अंद्राबी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो फिलहाल पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है 44 उम्मीदवारों की। राजपोरा से अर्शीद भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अनंतनाग पश्चिम से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। सैयद वजाहत होंगे अनंतनाग से। सो फिलहाल श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से सौफी उम्मीदवार होंगे। सो कौन कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को उतारा है वो हम आपको बता रहे हैं। नितिन दीवान हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि 44 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने और तमाम कैंडिडेट्स भी हम देख पा रहे हैं और एक इन 44 कैंडिडेट्स में एक महिला कैंडिडेट को भी बीजेपी ने जगह दी है, तो कहीं ना कहीं फुल प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ ये 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की गई है। बिल्कुल, इसके लिए पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी और जम्मू कश्मीर में भी बैठकें हुई थी और पिछले हफ्ते भी एक भाजपा में बैठक हुई थी और उसके बाद जब कल बैठक हुई तब ये तमाम चीज़ें तय हो गई कि अब लिस्ट जो है कहीं ना कहीं आ सकती है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है सिर्फ पहले लिस्ट चरण में जहां चुनाव होने हैं 18 तारीख को वहां की लिस्ट आएगी, लेकिन तीनों चरणों में कुछ जगहों की लिस्ट जारी जरूर कर दी गई है। 24 एक चरण में है, 26 एक चरण में और 40 एक चरण में चुनाव होने हैं 18, 27 और 1 अक्टूबर को। तो ऐसे में अब क्योंकि प्रदेश की राजनीति इस वक्त जिस तरीके से है, तो जो गठबंधन एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ है, उनकी पूरी जोर आजमाइश है कि जम्मू में भाजपा का आंकड़ा ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि जम्मू में हिंदू बहुल इलाका है और भाजपा का दबदबा भी है। कश्मीर में ज़रूर पकड़ भाजपा की कम है, तो इसलिए गठबंधन फिलहाल हुआ नहीं था। दूसरी बात, अब ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के रैलियां भी जम्मू कश्मीर में होनी है, उसको लेकर के भी कल चर्चा हुई है और हो सकता है जम्मू रीजन में 5 से 7 रैलियां कर सकते हैं और कश्मीर में 1 से 2 रैलियां प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बाकी के केंद्रीय मंत्री हैं या बड़े नेता हैं वो भी जम्मू कश्मीर जाएंगे और वहाँ पर अब अलग अलग विधानसभा का प्रभाव किसी न किसी नेता को दिया जाएगा जो प्रवास पर रहेंगे और वहाँ पर प्रभार संभाला जाएगा। तो वो भी 1-2 दिन में तमाम लिस्टें तैयार हो जाएंगी। तो फुल प्रूफ रणनीति के साथ बीजेपी वहाँ उतर रही है। जो 370 हटाना, 35A को हटाना, इसका फ़ायदा बीजेपी को जम्मू में तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कश्मीर में ज़रूर लोग इससे नाराज़ हैं और उसका फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लेना चाहती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया है उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, वो हो सकता है कि वो कांग्रेस उससे इत्तेफाक ना रखती हो या उनके लिए ज़रूर वहाँ गले की फांसे बनता नज़र आएगा। बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो भी लाना है जम्मू कश्मीर के लिए। बाकी जितने भी दलों के मैनिफेस्टो आ रहे हैं उनमें मुख्य बात यही लिखी हुई है कि 370 को फिर से बहाल करेंगे, 35A को फिर से बहाल करेंगे। अब बीजेपी ने ही क्योंकि हटाया है तो उनके मैनिफेस्टो में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत अहम है। और कहीं मान लीजिए जम्मू में बीजेपी ज़्यादा सीटें ले जाती है और कश्मीर में दूसरी पार्टी ले जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर गठबंधन किसी 2 दलों में होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए कांग्रेस पूरा जोर जम्मू की तरफ भी लगाना चाह रही है जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हो। अब बीजेपी अपना रीजन नहीं छोड़ना चाहती, वहाँ पर पूरा जोर को रखा हुआ और इसीलिए लिस्ट भी जो सामने आ रही है वो बता रही है। और अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर फ़िलहाल जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और जो अब जम्मू की तरफ बढ़े हैं आतंकी घटनाएं होना, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए कि ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। कई चर्चाएं भी हुई, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी काफ़ी बैठकें उसके लिए की, तो वो भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। और घाटी में शांतिमय तरीके से चुनाव हो, इसके लिए वहाँ पर हैं तो 90 सीटें, लेकिन इसलिए 3 चरणों में चुनाव रखे हैं ताकि सुरक्षा बल भी उसी तरीके से डिवाइड हों। तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी अहम चुनाव है। और दूसरा ये भी टेस्ट है कि 370 और 35 से हटने के बाद
वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या बीजेपी के पक्ष में है या विपक्ष में है, ये भी सामने हो जाएगा। लद्दाख अलग रीजन बना है इस बार, तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा ये भी वहाँ तय होगा। और परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ी हैं वहाँ पर किसको उसका फ़ायदा मिलता हो नज़र आएगा, ये भी इन चुनावों में पता चलेगा। जी बिल्कुल। और ये पहली लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है, कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नामों को लेकर गहनता से चर्चा हुई है, क्योंकि 10 साल पहले जब लिस्ट सामने आई थी नितिन, तो कहीं ना कहीं हेरफेर देखा गया था। और इस बार जो सीटों पर नाम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने दोबारा से उनको शफल किया है। जिनको पहले उम्मीदवार बनाया गया था जिस सीट से, आज वो उस सीट पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो जो शफल की रणनीति है वो भी खेलती हुई नजर आ रही है इस लिस्ट के सामने आने के बाद। देखिए, ये होता ही है। बीजेपी हमेशा जो शफल और टिकट चेंज करीब 50% जो सिटिंग हैं उनके होते ही हैं। चाहे हम लोकसभा के चुनाव देख लें या जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो देख लें, शफल हमेशा किया जाता रहा है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाती है, और दूसरा वहाँ पर कैंडिडेट चेंज करने के बाद समीकरण भी, जातीय समीकरण भी बैठाने की कोशिश वहाँ पर होती है। क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल इलाका है, तो वहाँ पर अधिकतर हिंदुओं को टिकट दी गई है। कश्मीर में मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ पर मुस्लिम्स को टिकट दी गई है, और ये जातिगत समीकरण लगभग हर पार्टी साधती है। लेकिन जहाँ तक चुनाव जीतने की बात है, तो ये तभी संभव हो पाएगा अगर, क्योंकि 90 सीटें हैं, 90 में से आपको 45+1 चाहिए, यानी कि 46 चाहिए। न जम्मू क्षेत्र में 40 हैं, तो 40 में से अगर मान लीजिए बीजेपी 30 भी ले जाती है, तब भी 25 से 26 सीटें कम पड़ेंगी, वो कश्मीर से आपको चाहिए। तो कश्मीर में गठबंधन के बिना इस तरीके से डायरेक्ट सरकार कहे कि सिर्फ जम्मू के हिसाब से बन जाए, या कोई पार्टी कहे कि सिर्फ कश्मीर के लिहाज पर सरकार बन जाए, वैसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसीलिए गठबंधन किए गए थे, और कांग्रेस इसी कवायद में है कि वो जम्मू रीजन में अच्छा परफॉर्म करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर रीजन में अच्छा परफॉर्म करे, तो वो सरकार बना सके। अब हम कश्मीर में अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भले 2 सीटें हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला खुद का चुनाव भी हार गए थे, तो उनकी हालत कितनी अच्छी है ये अब कैसे बताया जा सकता है। और दूसरा, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में रही थी, उसके बाद उनका काफ़ी विरोध भी हुआ था, तो वो विरोध क्या आज इतने सालों बाद भी कायम है, या उनकी अलग से प्रेजेंस बन गई है, ये देखना वाली बात होगी। इंजीनियर राशिद का जीतना ये बताता है कि अलगाववादी अभी लोगों के दिलों में तमाम चीज़ें हैं, इसलिए जेल में रहते हुए वो जीते हैं, तो वो भी एक फैक्टर वहाँ पर ज़रूर रहने वाला है, और आतंकवाद का फैक्टर ज़रूर रहने वाला है। और जम्मू कश्मीर के चुनाव भले ही एक घाटी के चुनाव हों या रीजन के चुनाव हो, लेकिन पूरे देश में की निगाहें रहती हैं, और पूरे देश पर इसका असर होता है, जिसकी भी सरकार है। देखना होगा इस बार चुनाव में क्या कुछ रहता है। बिल्कुल नितिन, और कहीं ना कहीं जम्मू में जिस तरह से आपने भी बताया कि बीजेपी का दबदबा है, वहाँ पर लोग बीजेपी के कामों से भी खुश हैं, लेकिन कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार आतंकी घटनाएं वहाँ पर होती रहीं, और लोगों में भी गुस्सा है, और जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कश्मीर को लेकर अब क्या रणनीति बीजेपी बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी रैलियां करेंगे, और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश ये की जाएगी कि कश्मीर को भी कश्मीर के लोगों को भी लुभाने का वही काम किया जाए जो काम जम्मू में हुए हैं, और लोग भी बीजेपी के जो कार्य हुए हैं उससे खुश नजर आए। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कश्मीर के जनता को भी लुभाने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें करती हुई नजर भी आएगी आने वाले समय में। बिल्कुल, जिस तरीके से जब से 370 हटा है, तब से बीजेपी कहती है कि कश्मीर में शांति आई है, विकास हुआ है। लाल चौक जिसे कहा जाता था कि वहाँ पर कोई भारत का झंडा नहीं फहरा सकता, वहाँ पर अब हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को कार्यक्रम हो रहे हैं, तिरंगे में रंगा हुआ लाल चौक नज़र आता है। आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और टूरिज़्म बढ़ा है,
साथ में कारोबार भी आया है। ये तमाम चीज़ें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। साथ ही कहा जाता रहा उनकी तरफ से कि जब 370 थी, 35 ए था, तब अन्य देश से अलग था कश्मीर, और जो सरकारी योजनाएं हैं वो केंद्र की जो योजना है उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता था, और अब पूरा फ़ायदा मिल रहा है। अब कितना फ़ायदा मिल रहा है ये तो अब लोग इन चुनावों में बताएंगे, लेकिन बीजेपी का जरूर कहना है केंद्र की चाहे उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान भारत योजना है, तमाम योजनाएं जितनी भी हैं उनका फ़ायदा कश्मीर में लोगों को मिल रहा है। ये इस लिहाज से वोट मांगेगी पार्टी, और इसी लिहाज से जीत का दम भी भर रही है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जो कश्मीर को दिया था, उनको स्पेशल स्टेटस दिया था, अगर कश्मीर को कुछ मिल रहा था तो केंद्र सरकार ने उसको क्यों ख़त्म किया, क्योंकि वहाँ प्रदेश की जो हालात थी उस लिहाज से उनको स्टेटस इस तरीके का दिया गया था। बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति अब बीजेपी और कांग्रेस कश्मीर को लेकर बनाती है।